अमरीक सिंह। अमरीक सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से, वो भी इन टाइम आ चुके हैं। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। रहमत जहान। रहमत जहान। रहमत जहान भी आ चुके हैं। सीखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी सुमन। मीनाक्षी सुमन जी आ चुकी हैं। ममता सुमन जी। ममता सुमन जी भी आ चुकी हैं मध्य प्रदेश से, कोटा से। स्वागत है इनका जूम मीटिंग में। बाकी दोस्त भी आ जाओ। लोग कामयाब होना चाहते हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे को सीखना ना पड़े। लोग सीखना नहीं चाहते। यहीं पे सारी कृपा जो है वो अटकी पड़ी है। अगर सीखना शुरू कर दो तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बस एक ही मूल मंत्र है, वो क्या है? सीखना। सिख धर्म की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों का नाम क्या रखा? सिख। सिख का मतलब क्या है? जो सीखने के लिए तैयार बैठा है, हर वक्त जो सीखना चाहता है, जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, उसे बोलते हैं सिख। सीखने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरों के तजुर्बे से फायदा लीजिए। अगर खुद तजुर्बा करने बैठेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। जो सियाने लोग हैं वो दूसरों के तजुर्बे से फायदा लेकर आगे बढ़ते हैं। खुद तजुर्बे करने की जरूरत नहीं। किताबें पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? इसीलिए किताबें पढ़ोगे तो दूसरों के तजुर्बे का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। खुद तजुर्बे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने हो गए? 8 घंटे। चलो ठीक है। जितने मेरे दोस्त, मेरे परिवार के सदस्य आ चुके हैं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जो लेट आएंगे नुकसान उनका है, आपका नहीं। जो इन टाइम आए हैं उनका समय खराब नहीं होना चाहिए। तो आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। क्या टॉपिक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, किसी को प्लान समझाने के लिए जाते हो, तो आपको लोग सवाल करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्शन लगाता है ना तो हमारा चेहरा लटक जाता है। हम क्या बोलते हैं कि ये बंदा काम करने वाला नहीं है। हम उसको छोड़कर आ जाते हैं, इसने कुछ नहीं करना। उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि तू तो भैया कुछ करना चाहता ही नहीं है, तेरे तो सपने नहीं है, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगर किसी की इंसल्ट करोगे तो वो आपके साथ रिलेट नहीं करेगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। सिचुएशन को अच्छी तरह से
जो बंदा संभालना जानता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए अगर सामने से सवाल आया तो उसका जवाब क्या हमने देना है। उसको आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी की आपने ईगो हर्ट जो है वो नहीं करनी। किसी की आप ईगो हर्ट करोगे तो वो आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा, किसी और के साथ कर लेगा लेकिन आपके साथ काम नहीं करेगा। तो ये जो आज का विषय है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेटवर्किंग में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर गया वो बहुत बड़ा बिजनेस पैदा कर लेगा। ऑब्जेक्शन नोट आर रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बंदा आपको इनकार कर रहा है। ऑब्जेक्शन का मतलब है वो कुछ पूछना चाहता है आपसे, वो देखना चाहता है कि जो बंदा मेरे पास आया उसको कुछ पता भी है या नहीं है। वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि ये बंदा कैसा है, अगर मैं इसके साथ काम करूं तो ये खुद कामयाब है या नहीं है, ये मेरे को कामयाब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ बंदा ऑब्जेक्शन लगा रहा है, आपने उसको सही तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहला जो सवाल आपके पास आएगा, नंबर 1, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो वो बोलेगा पहले भी बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, हमने देखा है, 5-10 के नाम बता देगा। वो कंपनी बंद हो गई, वो बंद हो गई, वो बंद हो गई। अगर आपकी भी बंद हो गई तो अगर आपको सही तरीके से स्थिति को हैंडल करना नहीं आता, आप अपनी कंपनी को प्यार करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप गुस्से में आ जाओगे कि यार कैसे बंद हो जाएगी मेरी कंपनी, मेरी कंपनी तो बहुत बढ़िया है, इसको चलाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, तुमने कैसे बोल दिया कि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी? ऐसी बातें करोगे, वो बंदा आपके साथ रिलेट नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। उसने आपको बोला अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो आपने स्थिति को हैंडल कैसे करना है? आपने बोलना है आप सही बोल रहे हो। जब भी कोई सवाल करता है ना तो उसको सही साबित कर दो। मैंने पहले भी टीचिंग में आपको बताया कि किसी के साथ अगर बहस करोगे तो वो बंदा आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। बहस में आपको नहीं पढ़ना, बहस को खत्म करना है। और खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? उसके साथ सहमत हो जाओ, सहमत हो जाओ। उसने बोला अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो आप बोलोगे सर आप सही बात कर रहे हैं। वो कहेगा कमाल है, मैंने बोला आपकी कंपनी बंद हो गई और ये बोलता है आप सही बात कर रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती हैं। जब मैं भी इस कंपनी में आया था तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था, जैसे आप सोच रहे हो ना, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। लेकिन जब मैंने सर्च किया, जब मैंने सारा कुछ देखा तो मैंने पाया कि सिर्फ नेटवर्किंग में नहीं, जितनी भी कंपनियां इंडिया में शुरू होती हैं पहले 1 साल में 50 से 60% कंपनियां बंद हो जाती हैं। नेटवर्किंग की नहीं, सभी कंपनियों की एवरेज जो है यही है। शुरू होती हैं पहले साल में 50 से 60% कंपनियां बंद हो जाती हैं। दूसरे साल में 80% कंपनियां बंद हो जाती हैं। ये एवरेज है पूरी कंपनियों की, चाहे कोई भी कंपनी हो। कारों की कंपनियां भी बंद होती हैं, मोटरसाइकिल की कंपनियां भी बंद होती हैं, दवाइयों की कंपनियां भी बंद होती हैं। जरूरी नहीं कि नेटवर्क की कंपनियां बंद होती हैं। पहले साल उसको बोलना है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो मैंने क्या पाया। पहले आप उसके साथ जो है आपने रिलेट कर लिया भी तुम जो कह रहे हो ना सही कह रहे हो।
वो बंदा खुश हो जाएगा कि ये मेरी बात को काट नहीं रहा है, मेरे को सही साबित कर रहा है। आप जो कहते हो सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि जितनी कंपनियां इंडिया में शुरू होती हैं, पहले साल में 50 से 60% कंपनियां खत्म हो जाती हैं। एवरेज यही है, आप सर्च करके देख लो। दूसरे साल में 80% कंपनियां खत्म हो जाती हैं, बचती कितनी है? 20%। अगर 100 कंपनियां शुरू होती हैं तो 2 साल बाद उसमें से सिर्फ 20% कंपनियां, यानी कि 20 कंपनियां बचती हैं जो आगे बढ़ती हैं। और मैंने देखा ये ड्रीम फ्रीडम हर्बल जो है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहां पे किसी से कुछ नहीं लिया जाता, किसी से एक पैसा भी लेकर कंपनी नहीं रखती अपने पास। तो इसको तो 7 साल से ऊपर हो गए, यानी कि ये पहले साल से भी निकल गई, दूसरे साल से भी निकल गई। इसने नोटबंदी हुई उसको भी सहन कर लिया, जीएसटी को भी सहन कर लिया, जितने भी झटके लगे ये कंपनी सब झटकों को पार करके आगे निकल गई। अब तो वही ये 8वें साल में जा रही है, इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बंदा आपकी बात मान जाएगा कि ठीक है भाई आप सही बोल रहे हो। आप उसको बोल सकते हो कि जो मैंने बताया आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि वाकई ऐसे होता है। तो आपने बहुत चतुराई से उस बंदे का जो सवाल था, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो बंदा हमसे सवाल नहीं करता ना, हम कहते हैं ये बंदा बहुत अच्छा है, ये तो कोई सवाल कर ही नहीं रहा। और जो सवाल नहीं कर रहा ना, तो बात समझिए वो काम भी नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? जो आप पे सवाल कर रहा है। सवाल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काम करना चाहता है, तभी वो सवाल कर रहा है। जो आप प्लान समझा रहे हो ऐसे बैठा हुआ है, आराम से बैठा है, आप समझाए जा रहे हो, बस उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या मतलब है? वो टाइम पास कर रहा है कि यार ये मेरे पास आया है, 10-15 मिनट मेरे इसने खराब करने हैं, करना तो मैंने कुछ है नहीं। तो वो सुन नहीं रहा, आप उसको सुना रहे हो लेकिन वो सुन नहीं रहा, इसीलिए वो सवाल नहीं कर रहा। जो सवाल कर रहा है इसका मतलब है कि वो काम करना चाहता है, वही बंदा काम करेगा जो आप पे सवाल पुट कर रहा है। तो आपने बहुत चतुराई से ये जवाब देना है। जो मैंने अभी आपको बताया उसकी बात को काटना नहीं है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, कैसे कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। उसको बोलना है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए आपके पास, आपने बोलना है आप सही बोल रहे हो। आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए, ये रट्टा लगा लो। कोई कुछ भी बोले, आप बोलना है आप सही बोल रहे हो, बस यहीं से बात शुरू करनी है आपने। आगे चलते हैं। नंबर 2, आपकी कंपनी की बीवी बहुत कम है। जो बंदा थोड़ी बहुत जानकारी रखता है नेटवर्किंग की, चाहे 100 रुपए की चीज है ना तो 100 बीवी दे दो उसको, तब भी वो कहेगा बीवी बहुत कम है, बीवी बहुत कम है। ये तकिया कलाम है सबका, तो ये उसने बोलना ही बोलना है। ऑब्जेक्शन आएगा, हमने देखा है जी आपकी कंपनी की ना बीवी बहुत कम है। आपने क्या करना है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये तकिया कलाम आप भी बना लो। जब भी कोई रिजेक्शन आए, कोई सवाल आए, तो आपने यही बोलना है, क्योंकि फिर बहस नहीं होगी, आप उसके साथ रिलेट करने लगे। क्या बोलना है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया तो मेरा भी यही सवाल था कि बीवी बहुत कम है, लेकिन जब मैंने सर्च किया, पहले आपने बोल दिया आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोचता था। यानी कि आपने ना उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया कि हम दोनों की सोच जो है ना बिल्कुल सेम है, हम एक जैसे ही हैं भाई। बहस का तो मतलब ही नहीं है कुछ, हम एक जैसे हैं। आप सही बोल रहे हो। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया था तो मेरे को भी यही लगा था कि बीवी बहुत कम है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि ये जो हल्दी मिर्च मसाले हैं इनमें कमाई तो कुछ होती नहीं है, तो इनकी बीवी तो कम होगी। फिर आप मार्केट पे नजर मार के देखो,
जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, ये हल्दी मिर्च मसाले, ये डेली यूज के प्रोडक्ट कोई देता नहीं है, जबकि इनकी बहुत बड़ी सेल है। आप देख सकते हो, बंदे को समझा सकते हो कि एक प्रोडक्ट पूरे दिन में सिर्फ एक ही बिकता है, उसमें 100 रुपया बचता है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट है उसमें से 1 रुपया बचता है और बिकता वो कितना है, 500 नग उसके बिक जाते हैं। इसका मतलब जिसमें 100 रुपया बचा वो एक बिका तो 100 रुपए की कमाई हुई, दूसरी तरफ जिसमें से 1 रुपया बचता था वो 500 बिक गए, तो कितने पैसे आ गए, 500 रुपया आ गया। भाई ये बीवी बेशक कम है हल्दी मिर्च मसाले की, डेली यूज के प्रोडक्टों की, क्योंकि ये ज्यादा बीवी नहीं दी जा सकती, इनमें कमाई बहुत कम है। दबाव रहता है कंपनी पर कि इनका रेट हमने ज्यादा नहीं रखना, अफोर्डेबल रेट रखना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अगर कंपनी हल्दी मिर्च मसाले डेली यूज के प्रोडक्ट नहीं देगी तो हमको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, लोग बाजार से खरीदेंगे, जब बाजार से खरीदेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी सेल है डेली यूज के प्रोडक्टों की, अरबों खरबों की सेल है हमारे इंडिया में, इसीलिए तो विदेशी कंपनियां भागी यहां चली आ रही हैं, क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, अरबों खरबों की डेली यूज के प्रोडक्टों की सेल है, इसलिए कंपनी ने ये हल्दी मिर्च मसाले डेली यूज के प्रोडक्ट भी दे रखे हैं ताकि लोगों को स्वदेशी सामान मिले, लोगों को ISO मार्का पक्के बिल पे सामान मिले, सरकार को टैक्स भी जाए, लोगों को शुद्ध सामान मिले, लोग मिलावटी सामान से बच जाएं और कुछ ना कुछ बीवी भी मिल जाए, लोगों की जेब में पैसे भी आने लगे। अगर बीवी कम है इनकी तो इनकी सेल बहुत बड़ी है, ज्यादा सेल होगी, बीवी अपने आप बड़ी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो हमारी मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप कैलकुलेशन करके देखो, उसमें कंपनी 20% से लेके 30% जो है वो बीवी के रूप में आपको दे रही है, 8% कंटीन कमीशन है, 3.25% जो है वो ब्रांच कमीशन है, 4% जो है कंटीन स्पॉन्सर इनकम है। तो बहुत बड़ा कंपनी दे रही है, एक के साथ एक फ्री भी दे रही है। 50% लेस तो जो है पहले ही हो जाती है, तो 50% लेस पहले हो गई, तो 8% कंटीन वाले को दे दिया, 20 से लेकर 30% जो है वो बीवी के रूप में बांट दिया, 4% कंटीन स्पॉन्सर इनकम दे दी, 3.25% ब्रांच कमीशन दे दी। तो आप कैलकुलेशन करके देख लो कि कंपनी को पीछे क्या बचता है, बहुत थोड़ा बचता है। तो मैंने जब सर्च किया तो मैंने पाया, आप भी पेन पकड़ के बैठो, कॉपी लेकर बैठो और खुद कैलकुलेशन करो कि ये सारा कुछ है। 50% कंपनी जब हम ज्वाइन करते हैं, साथ के साथ एक फ्री मिलना शुरू हो जाता है, 50% का फायदा तो तभी हो जाता है। फिर कंटीन कमीशन है 8%, ब्रांच कमीशन है 3.25% और 4% कंटीन स्पॉन्सर इनकम है। खुद कैलकुलेशन करके देखो, कंपनी सबसे ज्यादा बांट रही है। जितनी भी कंपनियां आज तक इंडिया में हैं, उन सबसे ज्यादा अगर कोई बांट रहा है तो ड्रीम फ्रीडम बांट रही है जी। पहले मैंने सोचा था कि कम है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि बीवी कम नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा बांट रही है। तो इस हिसाब से आपने अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आपने हैंडल करना है। आगे चलते हैं। नंबर 3, आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? फलां कंपनी, उसके जो मालिक हैं उनकी इतनी कंपनियां हैं, वो 50 साल से बिजनेस में हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, उनके पास जहाज हैं, उनके पास ये है, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास वो है। आपकी कंपनी के पास क्या है? वो एक फिल्म आई थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। तो शशि कपूर को बोलता है तुम्हारे पास क्या है?
तो शशि कपूर क्या बोलता है, कहता मेरे पास मां है। आपने उसको जवाब देना है। कोई अरबों खरबों वाली कंपनी है, हमने क्या लेना उससे। हमें मतलब है कि हमें क्या मिल रहा है। जो ये करोड़पति बंदे नेटवर्किंग की कंपनियां शुरू करते हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए शुरू करते हैं। इनको नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं होती। इनको नहीं पता होता कि फील्ड में जाके कैसे काम किया जाता है, एक नेटवर्कर जो है वो कैसे काम करता है। जब सेमिनार होते हैं तो वहां पे किराए का बंदा ला के स्टेज पे खड़ा कर देते हैं मोटिवेशन देने के लिए। इनको नहीं पता होता कि कैसे मोटिवेशन देनी है, कैसे प्लान करना है, कैसे चलाना है। ये तो पैसा कमाने के लिए आए होते हैं। जितनी देर पैसा बचता रहेगा ये कंपनियां चलती रहेंगी। अगर मुनाफा कम हुआ तो कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी आगे कौन सी बढ़ेगी? जिसके जो मालिक हैं वो खुद नेटवर्कर हैं, जिन्होंने घर घर जाके प्लान किया हुआ है, जिनको पता है कि काम कैसे करना है। एक नेटवर्कर को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक नेटवर्कर को कौन से चैलेंज आते हैं उनके रास्ते में, उन चैलेंजों को कैसे पार करना है। जो टीचिंग देने के लिए किसी और को नहीं ला रहा, उसको खुद को पता है, वो लोगों को खुद रास्ता बता रहा है, वो कंपनी आगे बढ़ेगी। आपने बोलना है कि ये जो कंपनी चला रहे हैं लोग ड्रीम फ्रीडम वाले, इनको 22 साल का नेटवर्किंग का तजुर्बा है। ये खुद नेटवर्कर हैं, इनको पता है कंपनी कैसे चलानी है, इनको पता है कैसे कैसे प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, इनको पता है कि लोगों के सपने कैसे पूरे करने हैं, क्योंकि इन्होंने खुद काम करके देखा है। जिसने खुद नहीं किया वो किसी और को क्या बताएगा। सबसे बड़ी प्रोफाइल अगर हमारी है तो ये 22 साल का तजुर्बा, यही प्रोफाइल है। हम जानते हैं कि आपके सपने कैसे पूरे करने हैं, यही सबसे बड़ी जो है हमारी प्रोफाइल है। ये आपने उनको बताना है। आगे चलते हैं। नंबर 4, जब ये बहुत बार आएगा आपके सामने, जब कंपनी चल पड़ती है तो प्लान चेंज कर देते हैं। हमने बहुत कंपनियों में काम किया, लोग बताएंगे आपको। हमने बहुत कंपनियों में काम किया, प्लान बहुत बढ़िया था, कंपनी चलने लगी, करोड़ों की सेल होने लगी। और जब करोड़ों की सेल होने लगी तो कंपनी ने उठा करके प्लान बदल दिया। बहुत मुश्किल से ऊपर गए, जब ऊपर गए तो ऊपर से धक्का दे दिया, नीचे गिर गए। ये कौन लोग करते हैं? ये वही बड़ी बड़ी प्रोफाइल वाले। हमारी इतनी कंपनियां हैं, इतनी टर्नओवर है, ये है वो है, ये वही लोग करते हैं। तो आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मैंने भी यही महसूस किया, क्योंकि बहुत सी कंपनियां आई, उन्होंने अपने प्लान जो थे वो चेंज कर दिए, नेटवर्करों का बहुत नुकसान हो गया। मैं भी यही सोचता था कि कहीं इस कंपनी में भी ऐसा ना हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोचता था। अब वो बंदे का ना सवाल ही खत्म हो गया जब आपने बोल दिया कि मैं भी यही सोचता था। लेकिन मैंने जब सर्च किया, यहां से अपनी बात स्टार्ट करनी है। मैंने जब सर्च किया तो मैंने पाया जब कंपनी शुरू हुई थी तो जो प्लान कंपनी ने दिया था आज उससे बहुत बेहतर प्लान है। कंपनी ने कुछ छीना नहीं, क्योंकि जो कंपनियां प्लान चेंज करती हैं वो किस लिए करती हैं? छीनने के लिए। वो जो दे रही होती हैं वो ज्यादा बांटना ना पड़े, छीन लो, प्लान चेंज कर दो ताकि ज्यादा पैसा लोगों को ना देना पड़े। लेकिन मैंने पाया कि ड्रीम फ्रीडम जब से शुरू हुई है इन्होंने दिया ही दिया है। जब ड्रीम फ्रीडम शुरू हुई थी तो 20% लेस मिलता था,
यानी कि 100 वाली चीज आपको 80 रुपए में मिलती थी डीएपी रेट पर। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, 40% सस्ता देना शुरू किया। आप 1000 का सामान खरीदोगे तो 400 का सामान फ्री मिलेगा। देखो दूसरी कंपनियां क्या करती हैं और ड्रीम फ्रीडम क्या कर रही है। भी मैंने सर्च किया, दूसरी कंपनियां तो ऐसे करती हैं, लेकिन मैंने ड्रीम फ्रीडम में ये देखा पहले 20% लेस मिलता था, फिर 40% लेस मिलने लगा। कंपनी और आगे बढ़ी, कंपनी की ग्रोथ होनी शुरू हुई तो कंपनी ने ज्यादा बांटना शुरू कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया, यानी कि 50% लेस कर दिया। 100 वाली चीज 50 में मिलनी शुरू हो गई। पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी अब 100 की 2 मिलने लगी, आधे दाम पे चीज मिलनी शुरू हो गई। यानी कि ड्रीम फ्रीडम ने प्लान बदला नहीं, छीना नहीं, और ज्यादा दे दिया, और ज्यादा दे दिया। जब कंपनी शुरू हुई थी तो ज्वाइनिंग थी 5000 की। 5000 का प्रोडक्ट आप किसी को देते थे तब आपकी आईडी ग्रीन होती थी, लेकिन आज ये 1250 में हो रही है। नीचे आ गए, लोग ऊपर लेके जाते हैं, इन्होंने कम कर दिया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है कंपनी ज्यादा दे रही है आपको, कंपनी आपको ज्यादा दे रही है। इसलिए आप बिल्कुल सही बोलते हो, कंपनियां ऐसे ही करती हैं, जब चल पड़ती हैं तो प्लान चेंज करके लोगों को कम देना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैंने पाया कि ड्रीम फ्रीडम जब से शुरू हुई है इन्होंने लोगों के पैसे पे आउट बढ़ाया ही बढ़ाया, कम नहीं किया। तो ऐसे आपने इस सब्जेक्शन को जो है वो आपने हैंडल करना है। आगे चलते हैं। नंबर 5, कंपनी में आटा, दाल, मैदा कब आएगा, लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है, अगर हमारे मुंह में 32 दांत है ना तो ये दिखाई नहीं देंगे। एक दांत टूट गया अब जुबान वहीं जाएगी, ऐसे वहीं जाएगी, बार बार जुबान वहीं जाएगी। जो 31 हैं उनको लोग नहीं देखेंगे, जो एक टूट गया जुबान उधर को जाएगी। 150 प्रोडक्ट हैं वो उनको नहीं देख रहा, जो आपके साथ सवाल कर रहा है वो उनको नहीं देख रहा। वो क्या बोल रहा है, भाई आटा नहीं है, दाल नहीं है, मैदा नहीं है, ये कब आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने कहना बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इस लाइन को तो आप गोटा लगा लो। रिलेट करना आपने उसके साथ, बहस का तो मतलब ही नहीं है। जिसके साथ बहस हो गई वो बंदा गया, वो नहीं आपके साथ आएगा। तो आपने क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया था तो मैं भी यही सोच रहा था कि भाई आटा, दाल, मैदा, सूजी ये तो है नहीं। लेकिन जब मैंने सर्च किया, जब मैंने देखा तो ये तो कोई कंपनी भी नहीं दे रही है अभी, क्योंकि इन आइटमों में कुछ बचता तो है नहीं। अगर कंपनी दे भी देगी तो इसकी सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर सप्लाई मिल भी जाएगी तो इसमें बचेगा तो कुछ है नहीं। फिर लोग बोलेंगे पीवी बहुत कम है, पीवी बहुत कम है, बांटा तो इनमें कुछ जा नहीं सकता। लेकिन कंपनी ने फिर भी हमारे साथ वायदा किया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी ग्रोथ होगी, हम सब कुछ देंगे, सुई से लेके जहाज तक सब कुछ मिलेगा। बहुत जल्द आप देखोगे कि आटा भी आएगा, दाल भी आएगी, मैदा भी आएगा, सूजी भी आएगी, बेसन भी आएगा, सारा कुछ आएगा, मिलेगा सारा कुछ। लेकिन टर्न बाय टर्न, जब कंपनी शुरू हुई थी तो 5 प्रोडक्ट थे। आज से 7 साल पहले 5 प्रोडक्टों के साथ कंपनी ने शुरुआत की। अगर 5 से 150 हो सकते हैं तो 150 से 5000 होने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे जो प्रोडक्ट हैं बढ़ते जाएंगे, और ये भी प्रोडक्ट एक दिन आ जाएंगे। तो आपने इस तरीके से इस सब्जेक्शन को जो है आपने हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट लगे। हाँ,
नंबर 6, कंपनी में बाइनरी सिस्टम बैन है। जिनको कुछ भी नहीं पता, जो सरकारी रूल को नहीं जानते, गाइडलाइन को नहीं जानते, कुछ कभी पढ़ा नहीं है, वो लोग आपको बताएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि आपका ना 2 लेग का सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, जनरेशन प्लान आपका नहीं है। भाई ये तो सरकारी तौर पे बैन है, आप तो बाइनरी सिस्टम में काम कर रहे हो। तो आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। क्या बोलना है? हाँ सर, बिल्कुल खुश होकर बोलना है, मुस्कुराकर जवाब देना है। हैं? क्या बोलना है? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं ड्रीम फ्रीडम में आया था तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये तो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम तो बैन है। मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, मैंने एमडी सीएमडी से पूछा कि ये तो भाई बैन है, तो आप कैसे चला रहे हो? फिर उन्होंने बताया कि आप गाइडलाइन को पढ़कर देखो, पूरे रूल जो हैं भारत सरकार के उसको फॉलो करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे ही लोगों ने बातें उड़ाई हुई हैं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जनरेशन प्लान चला रहे हो, आप बाइनरी प्लान चला रहे हो। सरकार को इस बात से मतलब है कि किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, बिजनेस कैसा होना चाहिए कि इधर से पैसे दिए और उधर से सामान ले लिया, ये सिस्टम होना चाहिए। तो ड्रीम फ्रीडम में यही सिस्टम है, किसी से कुछ लिया नहीं जाता। ऐसे एक हाथ से हम पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से सामान ले लेते हैं। चीटिंग वाला कोई काम नहीं है। बिजनेस मॉडल कंपनी का कोई भी हो सकता है, जनरेशन भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, कुछ भी मॉडल हो सकता है। सिर्फ सरकार ये बोलती है, भारत के कानून ये बोलते हैं कि उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मनी सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हो। मैंने जब सर्च किया तो मैंने ये पाया। इस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्शन को जो हैंडल करना है। तो 6 पॉइंट हमने आज डिस्कस कर लिए। कितने मिनट शेष हैं जी? 7 मिनट। 7 मिनट शेष हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जितनी देर हम ये बोलते रहेंगे कि फलां बंदे की वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा, उस बंदे की वजह से मैं फेल हूं, अगर ये हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, यानी कि कोई भी असफलता का दाग अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं, बस दूसरों में नुक्स निकाल रहा है। ये मेरे घर की शेप ठीक नहीं है, कृपा यहीं अटकी पड़ी है, किसी को ले आता है, वो कहता बाथरूम इधर से तोड़ दो, इधर बना दो। ये तेरी रसोई ठीक नहीं है, कृपा यहाँ अटकी पड़ी है, रसोई घर इधर से उठाओ, इधर बना दो, घर का दरवाजा इधर से निकालो, उधर लगा लो। क्यों? असफल हो रहे हो तो अपनी वजह से, सफल हो रहे हो तो अपनी वजह से। कोई दरवाजा, कोई रसोई घर, कोई बाथरूम इसकी वजह नहीं है, ये आपको कामयाब नहीं करेंगे। लेकिन हम असफलता का दाग अपने माथे पर नहीं लगाना चाहते। हम कहते हैं मैं तो सफल हूं, लेकिन दूसरे की वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा। दोस्तों ताउम्र गार्डन ये करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मेरी हर टीचिंग में ये चीज होती है, आईने को साफ करते रहोगे कुछ नहीं होगा। अगर धूल चेहरे पर है ना तो चेहरे को साफ करना पड़ेगा। छोटी सी बात सुनाता हूं, फिर समाप्ति करेंगे। एक बंदा अमृतसर से चला, उसके पास ना कीमती हीरे थे, हीरों की पोटली थी। यहां से चला, एक ठग ने देखा कि इसके पास हीरे हैं, जिसका काम है उसको पता चल जाता है, वो भी उसके साथ सीट पे बैठ गया। अब सेठ को भी पता चल गया ये बंदा गलत है, लेकिन आ गया उसके साथ। इकट्ठों ने यात्रा की, हरिद्वार दोनों पहुंचे, दोनों इकट्ठे वहां पर उतरे स्टेशन पे। अब ठग उसको बोलता है सेठ को, कहता सेठ जी आपने भी कमरा लेना है, रात रुकना है, मैंने भी इकट्ठे कमरा ले ले। तो सेठ कहता कोई बात नहीं, इकट्ठे ले लो। दोनों ने एक सराय में इकट्ठा कमरा ले लिया, खाना खाया, रात को सोने लगे, अपने कपड़े उतारे, अलमारी में टांग दिए, दोनों सो गए।
अब जब दोनों सो गए तो सेठ को पता था कि ये ठग है, ये मेरे से चीटिंग करने आया है, मेरे से हीरे छीनने के लिए आया है। तो सेठ जी ने क्या करा, वो रात को 11:30-12 बजे उठे। उन्होंने क्या करा भी अपने जेब से ना हीरों की पोटली निकाली और ठग की जेब में डाल दी। ठग के कपड़े भी साथ में टंगे हुए थे, ठग की जेब में वो हीरों की पोटली डाल दी और सेठ जी आराम से सो गए। जो ठग था वो 2-2:30 बजे उठा। जितनी भी ये चोरियां होती हैं ना, ये सुबह होती हैं 2-2:30-3 बजे के बीच। वो 2:30-3 बजे उठा, उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, सेठ के कपड़ों की तलाशी ली, इधर उधर खोजा, लेकिन हीरे उसको नहीं मिले। थक हार के सो गया। सुबह दोनों उठे, वहां गंगा जी के दर्शन किए, आरती में शामिल हुए, सब कुछ वहां किया। रात को फिर सोने का टाइम हो गया तो दोनों सो गए, कपड़े टांग दिए। फिर वही सारा कुछ जो पहले हुआ था। सेठ जी 11:30-12 बजे उठे, अपनी जेब से हीरो की पोटली निकाली, ठग की जेब में डाल दी और आराम से सो गए। सेठ जो ठग था वो सुबह 2-2:30-3 बजे उठा, पूरे कमरे की तलाशी, सेठ के बैग की तलाशी, कपड़ों की तलाशी, लेकिन हीरे नहीं मिले। फिर थक के सो गया। सेठ जी सुबह 4 बजे उठे, ठग की जेब से हीरों की पोटली निकाली और फिर अपनी जेब में रख ली। दोनों तैयार हुए, नहा धो के जाने लगे तो ठग देख रहा है, कहता यार अब भी हीरे इसकी जेब में है, मेरे को दिख रहे हैं। रात को मैं तलाशी देता हूं, हीरे नहीं मिलते, लेकिन सुबह देखता हूं कि सेठ की जेब में हीरे हैं। ये करता क्या है? दोनों ने अपने अपने रास्तों पे जाना था तो ठग ने क्या करा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहता सेठ जी मेरे को पता है आपके पास हीरे हैं और आपको भी पता है मैं आपके पीछे क्यों लगा हूं। मेरे को बता दो हीरे कहां रखे हैं, मेरे बाप आज से चोरी चिकारी बंद कर दूंगा। तो सेठ ने हंसते हुए जवाब दिया, कहने लगा मूर्ख, तूने मेरे कपड़ों की तलाशी ली, मेरे बैग की तलाशी ली, पूरे कपड़ों की तलाशी ली, मेरे जेब में हाथ मारता रहा। अगर तू अपनी जेब में हाथ मार लेता ना, करोड़पति हो जाता, करोड़पति हो जाता। हीरे तेरी जेब में थे लेकिन दूसरों की जेब में टटोलता रहा। दोस्तों हीरे आपकी जेब में हैं, अपनी जेब में हाथ मारिए। आप क्यों नहीं कामयाब हो रहे, आप क्यों नहीं करोड़पति हो रहे, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? दूसरों को ब्लेम देना बंद कीजिए। अगर दूसरों को ब्लेम दोगे कामयाब नहीं हो पाओगे, अपने को ब्लेम दो। अगर एक जूम मीटिंग देते हो तो 10 दिन आते ही नहीं। दोष किसका है? भगवान का, आपकी अपलाइन का? किसका दोष है? आप ज्ञान लेने को तैयार नहीं हो, अपनी जेब में हाथ मारो, सीखने को तैयार नहीं हो। DF हर्बल ये जो ट्रेनिंग चैनल हमने दिया है इसमें ज्ञान भर भर के मैंने डाल रखा है। ये जो मीटिंग जूम मीटिंग होती है ये भी मैं साथ के साथ इस पे डाल देता हूं। क्यों नहीं इसको बार बार देखते आप? क्यों नहीं अपनी ट्रेनिंग पूरी करते? क्यों सीखने को तैयार नहीं? क्यों ये जूम मीटिंग का लिंक लोगों को नहीं भेजते? क्यों जूम मीटिंग के साथ अपने ग्रुप को नहीं जोड़ते? ये भगवान कर रहा है, कोई दुश्मन कर रहा है आपका? इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। हीरे आपकी जेब में हैं, अपनी जेब में हाथ मारिए, लोगों की जेब में हाथ मारना बंद कीजिए अगर आपने आगे बढ़ना है। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।